Good morning, student. Welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. ये 12th English medium से related video है. As you know, we are discuss about the nuclear physics. जैसा कि आपको पता था कि हम लोग nuclear physics के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो उसमें जो न्यूक्लियस है वो तो एक टाइनी पार्ट होता है किसी भी एटम का। हम न्यूक्लियस की कंपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट के लेक्चर पर हम लोगों ने मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस कर लिया। अब जो आज है वो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कर्व बिटवीन पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर। आइए देखते हैं। कर्व बिटवीन पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर। उसके बीच में कर्व बनता है। पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है एक्चुअलिटी में पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो कर्व आप देख लीजिए किस तरह का कर्व है। वैसे कर्व कई तरह के मिले हैं बुक में। ये तो ग्राफ पेपर में बहुत अच्छा कर्व बनता है पर हम एक जनरल कर्व बना रहे हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। मास नंबर ये ए है और ये आपकी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब ये बना रहे हैं हम जैसे कि ये आपकी 50, 100, 150, 200 और ये 2 और ये 2, 4, 6, 8 कुछ इस तरह का कर्व आता है। ये 26 Fe, 56 और 28 Ni 60 के लिए। देखिए ये कर्व जो है ना ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब ये कर्व मिलता है। अब ये कर्व कैसे मिला होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या किया गया होगा, हर एक न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी निकाली गई होगी और उसमें उसके मास नंबर का डिवाइड किया गया होगा जिससे आपने पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकाली होगी। तो पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया होगा। ये इस तरह का कर्व था। अब देखिए इस कर्व में क्या खास बात दिखती है। इस कर्व में सबसे पहली खास बात ये है, सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि जितनी ज्यादा पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ये आप जानते हैं पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आप देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जैसे कल हमने पढ़ा था तो जिसकी जितनी ज़्यादा पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है। सबसे ज़्यादा पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है Ni की 28 Ni 60। इसकी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8.80 होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये Ni की है 28 Ni 30 और 26 Fe 56 इसकी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमने कब निकाली थी 8.79 के आसपास। ज़्यादा फर्क है नहीं है,
0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क है। तो इसके हिसाब से तो Ni और Fe दोनों ही स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी निकल एंड Fe बोथ आर स्टेबल। इसके हिसाब से ये दोनों ही क्या है, स्टेबल है। वैसे मैं आपको बता दूं, निकल जो है वो आपका Fe से थोड़ा ज़्यादा रखता है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो यही कारण है कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो या तो निकल होता है या Fe होता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थ पर या तो निकल है या आयरन है। ठीक है, तो ये है सिस्टम आपका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट। तो जिसकी जितनी ज़्यादा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। मैंने कल ये बात आप लोगों को वैसे बता दी थी कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्यों पढ़ी जा रही है। इसलिए पढ़ी जा रही है कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअलिटी में स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात देखिए आप, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर 30 to 170, ऐसे न्यूक्लियस जिनके मास नंबर 30 से 170 के बीच में है, मतलब 30 to 170 के बीच में जिनके मास नंबर, अगर ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर 30 से 170 के बीच में है तो उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, 8 MeV के आसपास। और 8 MeV के आसपास होने के कारण ही इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है 30 से लेकर 170 तक। जिनके नंबर 30 से 170 के बीच में आते हैं उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये आपके ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिव टू ऑल, और के तुलना में 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके ज़्यादा स्टेबल है। अब बात आती है सर कि फिर 170 से ऊपर वालों को क्या होगा, उन्हें भी तो स्टेबिलिटी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों, ऐसे न्यूक्लियाई जिनकी मास नंबर ग्रेटर देन 170, 170 से ज़्यादा, जैसे किसी का 174 हो या 178 हो, तो वो स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी तो 30 to 170 के बीच में आती है। फिर क्या करेगा, 178 वाला कुछ कोशिश ये करेगा कि थोड़ा बहुत मास उससे अलग हो जाए, और वो कैसे ना कैसे 170 के बीच में आ जाए। तो एक तरह से मास अलग करने का मतलब ये है कि अपने में से कोई ना कोई एलिमेंट उसको अलग करना पड़ेगा। Those nuclei whose mass number greater than 170, to find stability, these nuclei emit radiation. ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर ग्रेटर देन 170 है, जो 170 से ज़्यादा है, स्टेबिलिटी लेने के लिए ये क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। चाहते हैं स्टेबिलिटी जब मिलेगी इनको, जब ये क्या निकालें, रेडिएशन। द प्रॉपर्टी टू एमिट रेडिएशन, मतलब न्यूक्लियाई की रेडिएशन एमिट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। उस प्रॉपर्टी का नाम है रेडियो एक्टिविटी, जो स्टेबिलिटी लेने के लिए ये काम करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का प्रॉपर्टी वैसे तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस की होती है, पर ये उन न्यूक्लियाई में भी मिलती हैं जिनके मास नंबर 170 से ज़्यादा। अब एक और बात इसी में ये प्रॉपर्टी बनाती है कि अगर न्यूक्लियाई का मास नंबर बहुत ज़्यादा है, लगभग 240 के आसपास, 240 से 170 तक आने में बहुत सारे रेडिएशन एमिट करने पड़ेंगे। तो ऐसे न्यूक्लियाई इतना लंबा खेल नहीं खेलते, स्टेबिलिटी लेने के लिए ये झटके से टूट जाते हैं। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर बहुत ज़्यादा है, लगभग 240 के आसपास, टू फाइंड स्टेबिलिटी दीज न्यूक्लियाई ब्रेक इन 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई। स्टेबिलिटी लेने के लिए ये 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई ब्रेक हो जाते हैं, और ऐसे 2 न्यूक्लियाई में टूटते हैं जिनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, यानी कि 30 से 170 के बीच में टूट जाते हैं और स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो किसी हैवी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी लेने के लिए 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई में टूटना। ठीक है,
द प्रॉपर्टी टू ब्रेक हैवी न्यूक्लियस इन 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियस। 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियस में टूटने की जो प्रॉपर्टी है उसी का नाम है, उसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो उसको फिजन रिएक्शन उसी को अपन कहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, अब ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर 30 से कम है, इन्हें भी स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी जब मिलेगी जब इनके मास नंबर 30 से ज़्यादा हो या 30 हो, 30 हो। अगर मान लो किसी का 28 है मास नंबर, तो उसको कहीं से 2 मिल जाए, वो स्टेबल हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी लेने के लिए दीज न्यूक्लियाई आर जॉइंट टुगेदर, तो ये न्यूक्लियाई आपके क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर 10 से भी कम है, less than 10, those nuclei whose mass number less than 10 are joined together and create a heavy nucleus। इनके मास नंबर 10 से भी कम है, are joined together and create a heavy nucleus, join हो जाते हैं और एक heavy nucleus बनाते हैं। The property in which 2 or more than 2 light nuclei are joined together and create a heavy nucleus is known nuclear फ्यूजन रिएक्शन। इसको फ्यूजन की, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर 10 से भी कम होंगे, स्टेबिलिटी लेने के लिए वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर ऐसे बन जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। 30 से ऊपर जिनके मास नंबर चले जाएंगे, या कोई ना कोई तरीका ऐसा लगा लेंगे जिनसे उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पहुंच जाए, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, वो ये कहता है कि अगर किसी न्यूक्लियाई के मास नंबर, जो मतलब न्यूक्लियाई है उनके मास नंबर 4 के मल्टीपल में हो, 4, 8, 12, 16, जैसे हीलियम आ गया, कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये न्यूक्लियाई की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर 4 के मल्टीपल में हो, 4, 8, 12, 16, उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी अधिक होती है, मतलब अच्छी होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी लेने के लिए ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, तो स्टेबिलिटी लेने के लिए ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, 4, 8, 12, 16, तो इनकी जो इतनी अधिक होती है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, तो ये अपने आप में स्टेबल होते हैं। इनको हम लोग मैजिक नंबर्स कहते हैं। कुल मिला के बात ये ग्राफ ये बताता है कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होंगे और कौन से न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होंगे। और देखा जाए तो ये एक तरह से इस चैप्टर का सार भी, सार क्या इसलिए कह सकते हैं सार इसको, ये बताता है कौन से स्टेबल हैं, ये भी बताता है कि जैसे कि कौन से ऐसे हैं जो किस रेंज से किस रेंज के बीच में स्टेबिलिटी होगी। 30 से 170 के बीच वाले स्टेबल है, 170 से ऊपर वाले स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 30 से नीचे वाले स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे। तो ये है, और जिनके मास नंबर 4 के मल्टीपल में हो वो उनकी भी स्टेबिलिटी को ये दिखाता है। तो ये आपका ये पूरा सिस्टम है। ठीक है ना। तो ये ग्राफ को आपको देखना है, इसको ढंग से देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, ये सिस्टम है इसका। ठीक है। ये पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और इस वगैरह को, इस चीज़ को ये समझाता है। आइए फिर आगे चलते हैं। चलिए पहले एक बार आप इसको देख लीजिए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर फोर्सेस।
क्या समझाता है न्यूक्लियर फोर्स? देखिए अर्थ पर 4 फंडामेंटल फोर्स है, 4 फंडामेंटल फोर्स हैं अर्थ पर। कौन कौन से? एक तो है न्यूक्लियर फोर्स, एक आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक है वान डेर वाल्स फोर्स। देखिए आप ग्रेविटेशन फोर्स 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये एक तरह का वीक फोर्स है। और रही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये आप इसी साल 12th में पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, जो काफ़ी हद तक ग्रेविटेशन जैसा ही है, उसी से रिलेट करता है और वो भी वीक फोर्स है। और एक फोर्स मैंने नाम लिया था वीक वान डेर वाल्स फोर्स, जिसको अपन लोग वान डेर वाल्स फोर्स के आगे पहले से ही वीक लग रहा है, इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बोल देते हैं। तो वीक लगने के बाद तो ये खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो वीक है ही। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज न्यूक्लियर फोर्स। बड़ी एक विचित्र बात लगती है, बड़ी अचंभे वाली बात है कि आप सोचिए कि एटम का सारा वेट न्यूक्लियस में है ना, और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और देखा जाए तो प्रोटॉनों पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो जरा अपने दिमाग से खुद सोचिए, इतने छोटे वॉल्यूम में प्रोटॉनों को जोड़ के रखने के लिए बड़ा मुश्किल, इतना छोटा वॉल्यूम है और उसके अंदर हम लोग प्रोटॉनों को जोड़ कर रखते थे। तो अब इतने छोटे से वॉल्यूम में प्रोटॉनों को बांध कर रख सके हम लोग, तो उसके लिए तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक उसी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की जरूरत पड़ेगी टू बाइंड न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियन, टू बाइंड न्यूक्लियन इनटू न्यूक्लियस वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसी का नाम रखा गया है न्यूक्लियर फोर्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अर्थ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी रेंज नहीं है। रेंज मतलब ये केवल और केवल आपका न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, न्यूक्लियस के बाहर जाते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तो इससे वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बट न्यूक्लियर के अंदर ही ये काम कर पाता है, न्यूक्लियस के बाहर ही काम नहीं कर पाता। ये न्यूक्लियर फोर्स की पहली की बात है। दूसरी बात, ये कूलाम अट्रैक्शन फोर्स, कूलाम रिपल्सिव फोर्स होता है ना भाई, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, कूलाम का रिपल्सिव फोर्स। ये कूलाम रिपल्सिव फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कंपैरिजन टू कूलाम रिपल्सिव फोर्स। कूलाम रिपल्सिव फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है। अब कूलाम रिपल्सिव फोर्स से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही तो ये उनको बांधे रख पाता है, ठीक है। कूलाम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कूलाम का जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता है, पहली बात। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के फोर्स तो लगेगा रिपल्शन का फोर्स, बट न्यूक्लियस के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि ये ओवरकम कर लेता है कूलाम के रिपल्सिव फोर्स को। न्यूक्लियस अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि ये कूलाम का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको तो ये ढक देता है, एक तरह से ओवरकम कर देता है, किसी मतलब का नहीं छोड़ता। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आपका जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज पर डिपेंड नहीं करता क्यों, आप खुद ही देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, लेकिन न्यूक्लियर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है ना। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, जितना फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, उतना ही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है, ठीक है। ये प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, ये लगभग सेम अमाउंट का लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखिए कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कम होती है। अगर 1 फर्मी या फिर अपन कह सकते हैं कि 1 फर्मी या फिर 0.8 फर्मी से कम होने पर, 1 फर्मी या 0.8 फर्मी से कम होने पर ये फोर्स अट्रैक्शन हो जाता है।
मतलब अगर दो न्यूक्लियनों के बीच में डिस्टेंस 0.8 फर्मी से ज़्यादा होने को, दो न्यूक्लियनों के बीच में अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से ज़्यादा हो जाएगी तो ये फोर्स जो है वो रिपल्शन का होगा। और जैसे ही डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम होती है तो ये, दोबारा सुनिएगा एक बार इसको, अगर न्यूक्लियनों के बीच की डिस्टेंस 0.8 फर्मी से ज़्यादा है तो ये अट्रैक्शन होगा, और न्यूक्लियनों की डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम है तो ये रिपल्शन का होगा। यानी दो न्यूक्लियनों को ना तो ये आपस में पास आने दे रहे, ना ही न्यूक्लियनों को दूर जाने दे रहे, तो ये इसका सिस्टम है। ठीक है, और 5वां पॉइंट देखिए, सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ना। आपने देखा था कि 30 से 170 के बीच में जो पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मिली थी वो लगभग सेम मिली थी। दूसरी बात कि इससे कम पर और ज़्यादा पर अलग सीन था, लेकिन उससे जो था वो बीच में जो थी वो लगभग सही थी, सेम थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनकी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी लगभग सेम सी है तो ये अपने आप में खुद ही क्या है, सैचुरेटेड को समझा रहे हैं, सैचुरेशन को समझा रहे हैं। तो ये सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज है। ठीक है, तो सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स मिलेगा आप कितने के बीच में, 30 से लेके 170 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियर जिनके मास नंबर 30 से 170 के बीच में आएंगे उनके लिए सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है। आइए फिर अब आगे देखते हैं। एक आपकी बुक का ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये कहता है द रेडियस ऑफ radius of 30 Zn 64 is approximately कितनी होगी फर्मी में। तो आप जानते हैं r बराबर होता है r0 e की पावर 1/3, यही फॉर्मूला है रेडियस का। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो r बराबर r0 और ये हो जाएगा आपका मास नंबर 64 की पावर 1/3 है। तो r0 की वैल्यू जानते हैं 1.2 फर्मी होती है, और r बराबर ये 1.2 10 की पावर -15, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 4 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 जा 4.8 इंटू 10 की पावर -15, और आप इसे कह सकते हैं 4.8 फर्मी। तो ये आपका इसका आंसर है, ये है इसका सिस्टम। ठीक है, तो ये है आपका इसमें सिस्टम पूरा। ठीक है, तो आइए इसको हम और देखते हैं एक आधा इसका क्वेश्चन। अभी जो हमने पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वाला जो ग्राफ पढ़ा है उससे हम 3 चीजें सीख चुके हैं। 3 चीजें मतलब एक आप सीख चुके हो रेडियो एक्टिविटी, जो ऐसे मटेरियल के अंदर होगी जिनके मास नंबर 170 से ज़्यादा होंगे। एक आप सीख चुके हैं न्यूक्लियर फिजन, जो ऐसों के अंदर होगी जिनके मास नंबर 240 से भी ज़्यादा होंगे। एक आप सीख चुके हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और वो ऐसों के अंदर होगी
जिनकी मास नंबर 10 से भी कम है। तो इस चैप्टर में वाइडली हमको ये 3 चीज़ें पढ़नी है। वाइडली कौन कौन सी? रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ये है स्टडीज़ के बारे में। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कहता हूँ। आपको ये बताना है किसकी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। दे रखा है 92 यूरेनियम, 238 2He4 हीलियम, 8O16 और 26 Fe56। अब आपको ये बताना है कि इनमें ऐसा कौन सा न्यूक्लियाई है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। Fe क्यों? देखिए, 2 रीजन है। पहला रीजन आपको जो देखना है मेन, वो ये देखना है कि जिनकी पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी 30 से 170 के बीच में है, और इसमें केवल एक Fe बैठ रहा है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 30 से 170 के बीच में आ रही है। तो इसीलिए Fe आपका ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिव टू औरों के कंपैरिजन में। तो ये ऐसे इसमें से चेकआउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है वो है सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं कह रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, मैंने कहा ना, जिसके मास नंबर 170 से ज़्यादा है उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी लेने के लिए वो न्यूक्लियाई रेडिएशन एमिट करते हैं। और किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस की या हैवी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी लेने के लिए रेडिएशन एमिट करने की प्रॉपर्टी जो होती है उसको अपन रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जो है, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडियो एक्टिविटी से हमारा मतलब ये है कि आप के वो एलिमेंट जो है वो रेडिएशन देते रहेंगे। जो रेडिएशन है उनके बारे में भी आप जानते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसकी जो खोज है, डिस्कवरी, वो हेनरी बैकरेल ने की। वैसे एक एलिमेंट है जिसका आपने बड़ा नाम सुना होगा, रेडियम। इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी। ये मैडम क्यूरी को इसके लिए नोबेल भी मिला था रेडियम की खोज के लिए। आप देखते हैं साइन बोर्ड वगैरह इसी के बनाए जाते हैं, रेडियम वगैरह के, है ना। तो ये मैडम क्यूरी को इसके लिए, डिस्कवरी के लिए, इसके लिए खोज के लिए मिला था, श्रेय मिला था। अब रही बात नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो रेडियो एक्टिविटी रहेगी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेंगे। तो कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर अब काफ़ी हद तक बन चुका है। ओके, तो इससे आगे बढ़ने के लिए कल हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। आप इससे रिलेटेड टॉपिक्स को ढंग से स्टडी कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।